एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, खुश होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। हम बात करने वाले हैं आज आर्टिकल 72 एंड 73। आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति जी की क्षमा दान की शक्ति। और आर्टिकल 73 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चलिए देखते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 72 के बारे में। आर्टिकल 72 क्या कहता है? 72 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति जी की जो क्षमा दान की पावर है, जो राष्ट्रपति जी को ये शक्ति दी गई है कि वो क्षमा कर सकते हैं दंड को, तो वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल राष्ट्रपति जी की क्षमा दान की शक्ति से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 72। कौन सा? आर्टिकल 72। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति। क्या कहा गया है? क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। कुछ मामलों में है, सभी मामलों में नहीं है। अब किसी ने जघन्य अपराध किया है तब क्या होगा? आप देखते हैं, अभी आपने केस देखा होगा, कसाब बहुत छोटी उम्र थी उसकी। अब ये नहीं है कि वो उसने पिटीशन फाइल नहीं की होगी राष्ट्रपति के पास, परंतु क्या उस गुनाह के लिए, देशद्रोह के मामले के लिए क्षमादान दिया जा सकता है? निर्भया रेप केस देखा था आपने। निर्भया रेप केस के दोषियों ने कितनी साल तक सजा डिले करते रहे। लास्ट में आकर भी उनकी ये कोशिश रही थी कि किसी भी तरीके से चीज़ें डिले हो जाएं, यानी कि कहीं बस उनको फांसी ना मिले। उन्होंने हर कोशिश करी थी, परंतु ये जघन्य अपराध था। क्या इसके लिए कुछ उनको माफ़ी मिलनी चाहिए थी? नहीं मिलनी चाहिए थी ना। तो यही बात की गई है कि कुछ मामलों में, सभी मामले नहीं। अगर देशद्रोह जैसा मामला है या फिर जघन्य अपराध किया है किसी ने, तो फिर तो किसी भी हालत में क्षमा, माफ़ी जैसे शब्द उसके लिए होने ही नहीं चाहिए। तो यही बात कही गई है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अब देखते हैं क्या कहा गया है। नंबर 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, विराम या परिहार करने, अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। क्लियर? कितनी बातें कही गई है, क्या क्या बातें कही गई है, टेंशन ना लीजिए। जो शब्द आए हैं इसमें, प्रविलंबन क्या है, निलंबन, परिहार, लघुकरण, इन सबको भी बताएंगे। अब भी आप ये देखिए सिर्फ क्या बात की गई है। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति पर अगर कोई अपराध सिद्ध हो जाता है तो उस दोषी व्यक्ति को लास्ट ऑप्शन रहता है, जब उस व्यक्ति को जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, वो दोषी करार दिया जा चुका है कि हाँ ये मुजरिम है, दोषी है, तब उसके पास लास्ट ऑप्शन होता है राष्ट्रपति जी के पास क्षमादान का। अगर वहाँ से भी कोई बात नहीं होती, फिर उसका दंड वैसा का वैसा ही बरकरार रहता है। अगर राष्ट्रपति जी के द्वारा उसके को रिलैक्सेशन दे दिया जाता है या क्षमा दे दी जाती है, तब उसकी जो सजा है वो कम कर दी जाती है। तो लास्ट ऑप्शन रहता है कि अब अगर कुछ हो सकता है, जब न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक भी जब निर्णय दे देता है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी व्यक्ति के पास जिसका ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, राष्ट्रपति जी के पास क्षमादान के लिए। क्लियर? तो राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, विराम या परिहार करने की, अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की पावर होगी। क्लियर है? अब ये क्या है? अगर आपसे ऑल ओवर पूछा जाए कि इसमें कितने तरीके की, और पूछा जाता भी है कि राष्ट्रपति जी की जो क्षमादान की से संबंधित अनुच्छेद हैं उसमें कितने तरीके की सजा को कम करने का प्राविधान है, कितने तरीके की है? 5। कितने तरीके से राष्ट्रपति जी इस क्षमादान की जो उनकी शक्ति है उसको प्रयोग करते हैं? तो 5 प्रकार से। सबसे पहला क्या है? क्षमा।
क्षमा, क्या, माफ़ी, सॉरी। आप कई बार कोई गलती कर देते हैं और सॉरी बोल देते हैं तो क्लियर हो जाता है मामला, सॉरी, क्षमा, माफ़ी। तो इसमें क्या होता है, आरोपी को आरोप से मुक्त कर दिया जाता है, जो भी उस पर आरोप लगे होते हैं। क्षमा में क्या करते हैं राष्ट्रपति जी, अगर क्षमा किया जा रहा है राष्ट्रपति जी के द्वारा तो क्या करते हैं, वो माफ़ी कर देते हैं। जितने भी आरोप उस व्यक्ति पर लगे हुए हैं सब से उसको मुक्त कर देते हैं, सबसे रिलीज कर देते हैं, सबसे रिलैक्स, सबको कि आपसे के ऊपर से दोष मुक्त हो गए। अब आपके ऊपर अब कोई दोष नहीं है। तो क्या है, क्षमा, यानी कि क्षमा। आप घर में अगर कोई कार्य कर देते हैं, कोई गलती हो जाती है, जाके माफ़ी मांगते हैं ना तो बड़े बोलते हैं ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अब हमारी नज़र में आप दोषी नहीं हो। तो यही बात है कि जो क्षमा देते हैं राष्ट्रपति जी तो उसमें उस आरोपी को, जो मुजरिम है, उसके सभी दोषों से मुक्त कर देते हैं। क्लियर, एकदम लाइन क्लियर कि हाँ अब कोई दोष, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो वो होती है क्षमा, क्लियर तौर पर कि हाँ जी बिल्कुल कोई दोष नहीं है। दूसरा, लघुकरण। लघुकरण क्या बोल रहे हैं, लघु अर्थात छोटा, स्मॉल, लघु। आप देखते हैं ना, अगर हिंदी मीडियम में आप देखने पढ़ा होगा विस्तृत क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, तो क्या होता है, विस्तृत जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, लघु थोड़ा उससे छोटे होते हैं, और जो अति लघु क्वेश्चन होते हैं सबसे छोटे प्रकार के होते हैं। तो यही है लघुकरण। सजा के प्रकार में परिवर्तन। क्या, सजा के प्रकार में परिवर्तन। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की सजा को राष्ट्रपति जी के द्वारा लघुकरण किया गया है, लघुकरण, तो क्या होगा, अगर उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो क्या कहेंगे राष्ट्रपति जी, इसको आजीवन कारावास दे दीजिए। प्रकार बदल गया ना, पहले मृत्यु दंड था, अब आजीवन कारावास है। या कह देंगे कि ठीक है पहले मृत्यु दंड था, अब इसको मृत्यु दंड की जगह कठोर कारावास दे दीजिए। तो कुछ कठोर कारावास से संबंधित जितनी भी बातें होती है, पत्थर तुड़वाना, बहुत सारे कार्य करते हैं कैदी अंदर, जेल के अंदर, तो कह देंगे कि ठीक है मृत्यु दंड, अब प्रकार चेंज हो गया, मृत्यु दंड नहीं है, अब कठोर कारावास है। तो क्या किया जाता है लघुकरण में, सजा के प्रकार में, टाइप में परिवर्तन, टाइप में, सजा के प्रकार में परिवर्तन। यानी कि पहले मृत्यु दंड था, अब कठोर कारावास दे दिया, या कठोर कारावास की जगह उम्र कैद की सजा दे दी। तो हुआ ना, उसके प्रकार में परिवर्तन हो गया ना। परिहार में क्या किया जाता है, परिहार में दंड की प्रकृति में बदलाव किए बिना दंड की अवधि कम करना। जो दंड की प्रकृति यानी कि जो उसका प्रकार है, जो उसका टाइप है, वो तो वैसे ही रहता है, परंतु उस टाइप को बदले बिना उसकी जो सीमा होती है वो कम कर दी जाती है, समय सीमा कम कर दी जाती है। जैसे कि अगर आपको 10 साल की सज़ा मिली हुई है तो उसको घटाकर 5 साल कर देंगे, 7 साल कर देंगे, तो क्या हुआ, टाइप तो वही रहा। आपको कठोर कारावास दिया गया है, कठोर कारावास दिया गया, आपसे कहा गया है कि आपको 10 साल का कठोर कारावास है। अब 10 साल की जगह क्या कर देंगे, 10 साल की जगह घटाकर उसको कर दिया 5 साल। कठोर कारावासी है, टाइप कठोर कारावासी है, परंतु जो सजा की समय सीमा है उसको कम कर दिया, प्रकार नहीं बदला। लघुकरण में क्या करते हैं, प्रकार बदलते हैं, टाइप बदलते हैं। लघुकरण में मृत्युदंड दिया गया था, उसको आजीवन कारावास में बदल दिया या कठोर कारावास में बदल दिया। तो क्या हो गया, लघुकरण में प्रकार चेंज हो गया। परंतु परिहार में क्या है कि जो समय सीमा है उसको बदल देते हैं। परिहार में अगर आपको कठोर दंड दिया गया है 10 साल के लिए, आपको कठोर दंड दिया गया है तो कठोर दंड ही रहेगा, परंतु वो 10 साल की जगह 5 साल कर देंगे। क्लियर है ये बात, दोनों में डिफरेंस समझना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ये सेम, अगर इनकी जो वर्ड है, की पॉइंट है, इनको ध्यान से नहीं पढ़ा जाता तो थोड़ा सेम ही लगते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो बात यहाँ हमने देख ली, क्षमा क्या है, लघुकरण क्या है, परिहार क्या है। अब प्रविलंबन क्या है, क्या है प्रविलंबन, क्या है प्रविलंबन, दंड को टालना, आगे बढ़ाना ताकि क्षमा याचना के लिए समय मिल सके। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है, प्रविलंबन के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्रविलंबन किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रविलंबन यानी कि अगर किसी व्यक्ति को
जो दोषी व्यक्ति है उसको मृत्युदंड दे दिया गया है, तब अगर उसको अपनी याचिका डालनी है तो उसको प्रविलंबन टाइम दिया जाएगा। प्रविलंबन, एक प्रविलंबन का समय, इस समय में वो राष्ट्रपति जी के पास दया याचिका डाल सकता है। तो प्रविलंबन क्या होता है कि दंड को टालना, दंड को यानी कि मृत्युदंड दे दिया है परंतु आज देना था, उसकी समय अवधि बढ़ा दी कि अब 10 दिन बाद दिया जाएगा। और वो 10 दिन बाद क्यों दिया जाएगा? ताकि जो दंड मिलने के बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है राष्ट्रपति जी के पास क्षमा याचना करने का, उस ऑप्शन को भी वो ले सके। क्योंकि देखिए ये नहीं होना चाहिए, हमारे देश में ये चीज़ है कि आपने कितना भी बड़ा अपराध किया हो और चाहे आप क्लियर है कि क्लियर तौर पर आप दिख रहा है कि आप दोषी हो, तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब वगैरह की तरह, अब तो खैर चीज़ें सुधर रही हैं महादेशों में भी, परंतु ऐसे ही होता था पहले कि सीधे तौर पर अगर किसी ने आपको घूर के देख लिया, हाँ किसी ने शिकायत कर दी घूर के देख रहे थे तो वहीं सज़ा दे दी। परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कितना भी बड़ा अपराध किया है, किसी ने जघन्य अपराध किया है, देशद्रोह का भी मुकदमा है उस पर, तो वो ही प्रक्रिया के तहत का, उस पर भी प्रक्रिया के तहत ही कार्य किया जाएगा। यानी कि उसको भी वकील करने का अधिकार होगा, अपनी बात रखने का अधिकार होगा, वो भी राष्ट्रपति जी के पास दया याचिका डाल सकता है। जैसे आपने निर्भया केस में देखा, लास्ट एंड टाइम तक भी, अपनी फांसी के समय से पहले तक भी वो नए तरीके इसके खोज रहे थे कि किस तरीके से हम मृत्युदंड से बच जाएं। तो यही बात की गई है कि प्रविलंबे दंड को टालना, आगे बढ़ाना, ताकि क्षमा याचना के लिए समय मिल सके। अगर किसी को दंड देना है, उसको फांसी की सज़ा दे दी गई है, मृत्युदंड दे दिया गया है, तो उसको 10 दिन और आगे बढ़ाना, कि 10 दिन पहले दिया जाना था परंतु 10 दिन का समय दे दिया, ताकि इस समय में जो उसके पास लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति जी के पास दया याचिका डालना, क्षमा प्रार्थना डालना, तो वो कर सके। अब लास्ट क्या बात आती है? विराम। एक शब्द आया ना, विराम। तो विराम में क्या है? विराम अर्थात स्टॉप। क्या? स्टॉप। कोई कार्य चल रहा था, स्टॉप कर दिया, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसको स्टॉप करना पड़ा, विराम। कहते हैं ना, बोलो, हम बोल रहे होते, बोलते 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 हमारे गले में दर्द हो गया, स्टॉप भाई, अभी स्टॉप हो जाए, बाकी ठीक है, स्टॉप। परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि हमें रोकना पड़ा। हम बोल रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बनाते बनाते बाहर से कुछ शोर आ जाए बहुत ज़्यादा, तो मुझे तुरंत वहाँ स्टॉप होना पड़ेगा, स्टॉप, अब वीडियो नहीं बन सकती क्योंकि शोर ही इतना ज़्यादा आ रहा है, पढ़ाऊँगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब वीडियो बनाने के लिए ऐसी पूरी परिस्थिति देखी जाती है, लाइट नहीं है तो भी छोड़नी पड़ेगी, तो परिस्थिति ऐसी आ गई। अब जब लाइट ही नहीं है तो फिर ये वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ आपको दिखाई कैसे देगा? नहीं दिखाई देगा ना। तो ऐसी कुछ परिस्थिति आती है जहाँ पर हमें काम स्टॉप करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, विराम लगाना पड़ता है उस पर। कहते हैं ना, विराम, स्टॉप, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। चीज़ें चल रही थी, चलते चलते ही परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ गई कि अब ऐसा लग रहा है कि इसको यहीं रोक देना चाहिए। तो यही बात कही गई है, विराम, सजा पर विराम विशेष परिस्थितियों में। यानी कि अगर कोई ऐसी महिला है जिसको कोई ऐसी महिला पर दोष सिद्ध हुआ है, यानी कि ऐसी महिला है जो आरोपी है जिसको सजा मिली हुई थी परंतु वो प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था, तो गर्भावस्था में अब जो उसके अंदर जान पल रही है उसका क्या जुर्म है? तो इस कारण से उसकी सजा को विराम कर दिया जाता है। या फिर ऐसा कोई रोग लग जाए उस व्यक्ति को, जो दोषी व्यक्ति है, जिससे लगे कि राष्ट्रपति जी को लगे कि हाँ ये तो वैसे ही इतना कष्ट भोग रहा है, इतनी सजा दे दी गई है इसको, तो तब उसको विराम लगा दे जाते हैं। और ये बेसिकली भावात्मक तौर पर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थितियाँ वश होता है। ये परिस्थितियाँ वश, भावना, परिस्थिति कि भाई हाँ चलिए मातृत्व है, बच्चे का क्या दोष, या इसको तो वैसे ही अब ये इतने बड़ी बीमारी से वैसे ही जूझ रहा है, क्या जेल में रखें। तो इसमें कहीं ना कहीं भावनाओं की भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, भावनाओं से भी संबंधित होता है, पूछा भी जा सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं भावना, इमोशन भी काम करते हैं विराम अवस्था में। ये जो विराम है ना, स्टॉप,
इसमें कि हाँ भाई ये तो वैसे इतना बुज़ुर्ग हो चुका है, 2-4 साल ज़िंदगी के बचे हैं, अब क्या इसको जेल में रखे, चलिए घर ही भेज देते, अपने परिवार के संग काट लेगा इतनी। क्लियर। परंतु ये सब चीज़ें यहाँ पर जितनी भी बात ये कही गई हैं कि राष्ट्रपति जी को ये अधिकार हैं कि वो क्षमा कर सकती है, लघुकरण कर सकती है, परिहार, प्रविलंबन, विराम, ये सब, अब ये सब शक्तियाँ राष्ट्रपति जी को प्राप्त हैं बिल्कुल, परंतु इससे संबंधित कुछ विवाद भी उठते रहते हैं, कुछ आलोचना भी होती रहती हैं। जब एक क्लियर पूरा टॉपिक पर ही बात करेंगे इस पर कि ये जो अनुच्छेद 72 है इससे संबंधित क्या विवाद उठते रहते हैं, क्या बातें, क्या आलोचना होती रहती है, पूरा अपने आप में एक टॉपिक है। अभी हम आर्टिकल देख रहे हैं तो सीरियल वाइज सिर्फ आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है सिर्फ उसको ही देखते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ आर्टिकल पढ़ रहे हैं। इसके बारे में अगर डिटेल्ड आपको जैसे मेंस में पूछ लिया जाए क्वेश्चन, या आप पूछ लिया जाए अनुच्छेद 72 से संबंधित आलोचना क्या है, तो ये सारी बातें हम एक अलग से टॉपिक बना देंगे इसके ऊपर, परंतु अभी हम सिर्फ आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीक्वेंस से आर्टिकल देखते जाते हैं कि आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है। क्लियर। तो हमने ये 5 प्रकार की क्षमा याचिका देख ली है। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार की। तो और क्या है कि उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय में दिया हो, उन यानी कि ये जो राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्ति, ये तीनों बातें कही गई हैं, इनमें भी ये प्रयोग कर सकते हैं। उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया हो, या उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी कि जहाँ तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, बढ़ोतरी है, जहाँ तक फैला हुआ क्षेत्र है, उसके लिए भी। क्योंकि अगर आप देखते हैं राज्य में राज्यपाल होता है, राज्यपाल के पास ये पावर होती है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बात की गई है? संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के प्रमुख ही तो होते हैं राष्ट्रपति जी, क्योंकि राज्य में राज्यपाल है क्षमादान की शक्ति के लिए। एक और फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिए आप कि राष्ट्रपति जी को ही मृत्यु दंड की माफ़ी देने का अधिकार है। ये राज्यपाल के हाथ में नहीं है। राज्यपाल लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, परंतु अगर मृत्यु दंड के लिए पावर सिर्फ राष्ट्रपति जी के हाथ में। अगर मृत्यु दंड की माफ़ी देनी हो तो वो सिर्फ राष्ट्रपति जी के हाथ में ही है। तो यहाँ पर यही कहा गया है ना कि उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। क्योंकि राज्य के लिए क्यों करेंगे? राज्य पे तो राज्यपाल है, राज्यपाल है। हाँ, अगर मृत्यु दंड है तब राष्ट्रपति जी बात कर सकते हैं, परंतु अगर लघुकरण है, बाकी शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति जी होते हैं उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल पावर रखते हैं, थोड़ी सेम ही पावर होती है इनकी। क्लियर। उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, देखिए अलग से ही ये इंक्लूड कर दिया मृत्यु दंडादेश। मृत्यु दंड में जो क्षमा का अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। खंड 1 के उपखंड का की क्या कहा गया है? खंड 1 के उपखंड का की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों, यानी कि जो सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बल क्या है? ये जो हमारी सेना है, सेना जो बॉर्डर पे सेना तैनात रहती है उसको सशस्त्र बल बोलते हैं। तो संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर, यानी कि जो ऑफिसर हैं सशस्त्र बल के ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश, यानी कि अगर जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनके भी अपने कोर्ट्स होते हैं, यानी कि वो भी सजा देते हैं अपने ऑफिसरों को। अगर कोई गलत कार्य करता है या उनके रूल्स को तोड़ता है तो वो अपनी सजा अलग से देते हैं। ऐसा नहीं है उनके मामले कोर्ट में जाते नहीं। वहाँ पे अगर कोई सेना के सशस्त्र बलों के द्वारा कोई कार्य किया गया है जो उनकी नज़रों में गलत है, अवैध है, तो वहीं के रूल्स के, सेना के अपने रूल्स और रेगुलेशन हैं, उन्हीं के तहत उनको दंड दिया जाता है। तो खंड 1 के उपखंड का की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन,
परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। अगर उस मुद्दे पर पहले से ही सेना के न्यायालय ने अपने ऑफिसर को कोई दंड दे रखा है, उस पर क्या कहा गया है कि खंड 1 के उपखंड का की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित, यानी कि जो सेना के न्यायालय ने जो कोई दंड पारित कर दिया है, तो सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। जो सेना के न्यायालय को दंड की पावर है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ये शक्ति। क्लियर? मैंने आपको अभी बताया कि सेना के अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं। क्लियर? परंतु कुछ मामलों में उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया हो, कुछ मामलों में ये चीज़ें देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, परंतु सभी मामले नहीं देख सकते। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनका निपटान सेना अपने ही न्यायालयों में करते हैं, और जो दंड उनके द्वारा दे दिया गया है या उसका लघुकरण किया गया है तो उन पर कोई बात नहीं उठ सकती। क्लियर ये बात? क्योंकि वो उन्हीं के अधीन है, उनको पता है ये चीज़ें, उनके अपने रूल्स हैं, उनके अपने रेगुलेशन है, अपना न्यायालय है, अपना कोर्ट है। ठीक है। खंड 1 के उपखंड गा, क्या? खंड 1 के उपखंड गा, गे गमला, खंड 1 के उपखंड गा की कोई बात तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो मृत्यु दंडादेश के अलावा बाकी सारे अधिकार राज्यपाल को प्राप्त हैं, तो वो राज्यपाल के ने जो अगर लघुकरण, परिहार या निलंबन की जो पावर राज्यपाल को प्राप्त है, उसके तहत अगर कोई आदेश राज्यपाल ने दिया है तो उस पर भी ये प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि केंद्र के लिए राष्ट्रपति जी है परंतु राज्य के लिए राज्यपाल है। राज्यपाल सिर्फ मृत्युदंड पर काम नहीं कर सकते, बाकी सारी शक्तियां उन्हें प्राप्त हैं। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी ये कह दे कि नहीं मेरी लघुकरण की शक्ति चलेगी यहाँ पर। क्यों भाई? राज्यपाल की अपनी पावर है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है वैसे ही राज्य में राज्यपाल हैं। तो ये वही दी है जो 5 प्रकार की क्षमा, लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन, विवरण, ये 5 प्रकार की जो क्षमा याचिका है उसी को बता रखा है कि क्षमा में क्या किया जाता है, लघुकरण में क्या है, परिहार में क्या है, प्रविलंबन क्या है, विराम क्या है। समझा तो मैंने आपको दिया ही है, साथ के साथ इसमें नोट डाउन भी कर दिया है। क्लियर? ताकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये 5 प्रकार की क्षमा याचिका डाल के उनके नीचे उनका डिस्क्रिप्शन भी डाल लें कि हाँ इसमें क्षमा में क्या होता है, प्रविलंबन में क्या होता है, ये सारी चीज़। अब बात करते हैं अनुच्छेद 73 की। आर्टिकल 73 में क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। क्या बात कही गई है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति और दोनों सदन मिलकर ही तो संघ बनाते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक है, यही बात की गई है। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मैंने पहले भी कहा है, जो भी शक्ति है, जो भी पावर है, सब संविधान के उपबंधों के, संविधान के नियम कानून में बंधकर ही कोई भी अपनी पावर का प्रयोग कर सकता है। तो यही कहा गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक है? जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक। यानी कि जिन विषय, आपको पता है 3 तरीके की सूची है, एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची और एक संवर्ती। केंद्र सूची पर केंद्र विषय केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, और जो संवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो क्या कहा गया है कि जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक विस्तार है, तो भाई उन तक कार्य कर सकती है। दूसरा, किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा। आप देखते हैं जब फॉरेन से कोई मिनिस्टर आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, तो एक करार होता है, आपस में हस्ताक्षर होते हैं पत्र पर,
कि हाँ इस क्षेत्र का व्यापार का से संबंधित, ये जो इंटरनेशनल लेवल का व्यापार होता है उससे संबंधित अधिकार भी, या जो करार किए जाते हैं, जो उनके साथ हस्ताक्षर किए जाते हैं कि हाँ इतने समय तक ये कार्य किया जाएगा। आप समय समय पर देखते रहते होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ही ज़्यादा घूमते हैं, राष्ट्रपति जी थोड़ा कम जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी इस देश में गए, यहाँ किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी हमारे देश भारत में आए तो वो कुछ ना कुछ पत्र लेकर आते हैं या कुछ करार करते हैं कि ठीक है हम आपके इस क्षेत्र में इतना कार्य करेंगे, आपकी बिजली से संबंधित जो व्यवस्था आप सुधार करना चाहते हैं इसमें हम इतना हेल्प कर सकते हैं, या आपके देश में हम रोजगार पैदा करेंगे, इतनी चीज़ें। तो ऐसे कुछ करार किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अकेला कहाँ कौन चल सकता है। अगर आपका भी एक अकेला घर हो, समाज साथ में ना हो तो कैसे काम चलेगा। आज तो वैसे भी पूरा विश्व एक है, एक दूसरे पर आश्रित है कहीं ना कहीं। अगर एक देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका असर सारे देशों में पड़ेगा। जैसे खाड़ी देश है, खाड़ी देश से बड़े मात्रा में पेट्रोल तेल आयात किया जाता है, तेल मंगाया जाता है वहाँ से। तो अगर खाड़ी देशों में कोई प्रॉब्लम होती है, खाड़ी देश क्या हैं, कौन कौन से खाड़ी देश हैं, इनके बारे में बात हम करेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्लियर। तो खाड़ी देशों से में तेल मिलता है, अब वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडिया पर तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, यहाँ पर पेट्रोल डीजल मंगाया जाता है, महंगा हो जाएगा तो पड़ा ना एक दूसरे पर प्रभाव। तो यही बात है कि जो करार किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उससे संबंधित पावर भी केंद्र के हाथ में है। परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित सिवाय खंड का में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। ऐसा नहीं है कि ये जो कार्यपालिका है वो ये कहे कि भाई मैं राज्य के विषय में भी कानून बनाऊंगी। सबकी शक्तियाँ विभाजित हैं, केंद्र के अपने कानून हैं, राज्य की अपनी सूची है जिसके तहत। तो यही बात यहाँ कही गई है कि ऐसा नहीं होगा कि उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने का अधिकार है जिस पर उस पर भी केंद्र ही काम करे, उस पर भी केंद्र ही कानून बनाए। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं किया जाएगा। परंतु कई कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र काम करती है, केंद्र कानून बनाती है, परंतु इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाता है वो भी राज्यसभा के द्वारा। किस तरीके से पारित होता है, कब पारित किया जाता है, किस तरीके से केंद्र राज्य के लिए, किसी एक राज्य के लिए या एक से ज़्यादा राज्यों के लिए कानून बना सकती है। तो अगर कानून बनाएगी तो उसकी परमिशन उनको राज्य से लेनी पड़ेगी। ये सारा प्रोसेस मैंने पार्लियामेंट, जो मेरी सीरीज चल रही है, मैं पार्लियामेंट भी पढ़ा रही हूँ, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा कि अगर केंद्र को राज्य के विषय पे कानून बनाना है, वो बनाना चाहती है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। जब तक संसद अन्यथा उपबंध ना करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य या राज्य का कोई अधिकारी, ना तो कोई राज्य ना राज्य में कार्यरत कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, यानी कि संसद को उस राज्य से संबंधित अगर कुछ विधि बनाने की शक्ति है तो ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्य अर्थात कार्यों का प्रयोग कर सकेगा। अगर कुछ ऐसी पावर दी गई है केंद्र की कार्यपालिका क्योंकि वो कानून बना सकती है, तब बात की जा रही है कि उसमें अगर कोई अधिकारी या राज्य का कोई अधिकारी या खुद राज्य कोई हस्तक्षेप करे, नहीं होगा, उसमें वो कानून बना सकती है। यही है कि जब तक संसद अन्यथा उपबंध ना करे, क्या, जब तक संसद और कोई उपबंध और कोई बदलाव ना कर दे तब तक उसी रूप में कार्य कर सकते हैं। कि जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य या राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके उप संबंध में संसद को उस राज्य
के लिए विधि बनाने की शक्ति है। संसद के पास ऐसी कुछ शक्ति हैं जो शक्ति का प्रयोग कर वो राज्य के लिए कानून बना सकती है। तो बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कार्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक कर सकता है, ठीक पहले से करता आ रहा है। कुछ ऐसी पावर हैं, क्योंकि आज तक भी हमारे यहाँ देखते हैं आज़ादी से पहले के भी कुछ कानून हैं, तो कुछ कानून ऐसे भी हैं जो पहले से ही चले आ रहे हैं। तो उस विषय में अगर संसद कानून बनाती है राज्य के लिए तो बिल्कुल बना सकती है। कब तक? जब तक कि संसद और कोई बदलाव नहीं कर देती उसमें, क्योंकि आप देखते हैं अमेंडमेंट करने का, बदलाव करने का जो कार्य किया जाता है, संशोधन करने का कार्य किया जाता है, वो संसद के द्वारा किया जाता है। अगर आपको संसद से संबंधित जो कथन है, कारण है, कैसे हमारे संसद में कार्य होते हैं, ये सारे कार्य जानने हैं, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। हम सारी पॉलिटी पढ़ लें, सारे अनुच्छेद पढ़ लें, फिर भी कुछ ऐसा हिस्सा, ऐसा पोर्शन रह जाता है जिससे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो हम सोचते हैं ये कहाँ से आ गया। वो पोर्शन, वो हिस्सा जो होता है वो कहीं ना कहीं संसद से संबंधित होता है, क्योंकि आप जब कार्य करने प्रशासन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं संसद के बारे में भी जानना आपको आवश्यक है। ज़रूरी तो नहीं है कि आज आप IAS बने हैं या IPS या किसी प्रशासन की किसी पोस्ट पर आप लग गए हैं तो आप प्रमोट होकर महासचिव पद तक नहीं जाते, और महासचिव ज़्यादातर संसद में कार्य करते हैं। सबसे बड़ा पद होता है महासचिव का अगर आप प्रशासन में जाते हैं तो। क्लियर? तब क्या संसद में कार्य करना पड़ेगा? हो सकता है आपको संसद में पोस्ट दे दें, संसद के अंदर कार्य करने के लिए भेज दें, तब तो पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि संसद, हमारी संसद में कैसे कार्य होते हैं। तो अगर आपको संसद से संबंधित बातें समझनी है, उसके कार्य समझने हैं, तो पार्लियामेंट की सीरीज चल रही है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। डिटेल्ड जानकारी दी गई है। अगर उससे संबंधित क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं या मेंस में कुछ लिखने के लिए आता है तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। धन्यवाद।